डीसिल्डिंग जोन के अंदर जाने की वजह से उनकी बी इफेक्टिव क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और बी इफेक्टिव बढ़ने की वजह से भी चेक करोगे ना इसमें चला जाता है। सबसे पहले ये चेक करना सिस्टम एरोमेटिक है या नहीं। क्या चेक करना है सब? Hello everyone, myself Mohit Yadav and today we are going to start our most important topic anisotropic effect। ठीक है ना? और ध्यान रखना सबसे पहली बात, एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट अराइज क्यों होता है? इट अराइज ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ध्यान रखना भाई, किस लिए इससे अराइज होता है? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अराइज होता है। मतलब कि जब मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी यूनिफॉर्म नहीं होती ना सारे इस कंपाउंड के पूरे डायरेक्शन में, तब अराइज होता है एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले भाई सिस्टम देखना कैसा है। सिस्टम कैसा होगा? तो एल्कीन, एल्काइन, एरोमेटिक या कार्बोनाइल सिस्टम मिले ना भाई तुम्हें, तो समझ जाना कि उसके अंदर ही होगा क्या? एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट। और किसी के अंदर मत देखने लग जाना भाई, ठीक है? अब देखो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी एरोमेटिक रिंग बना दी है। कौन है भाई? अपनी बेंजीन ही तो है। तो देखना पाई सिस्टम होना चाहिए सबसे पहले। तो कैसा सिस्टम? पाई सिस्टम। पाई सिस्टम से मतलब समझ रहे हो ना? अरे पाई बॉन्ड होते हैं ना, बेंजीन बनाते हो, ये बेंजीन है, तो ये जो बॉन्ड है इसके अंदर ये पाई बॉन्ड है ना, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ना, क्या बोला मैंने? जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है उसकी वजह से अराइज होती है, ठीक है? अब बात पे ध्यान दो, यहाँ पे ये क्या किया है मैंने, ये देखो अंदर क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तुम्हारी घूम रही है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घूम रही है, उसके चारों ओर क्या अराइज होती है? उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अराइज हो रही है। देखो ये जो लिखी है ना, ये तुम्हारी ये जो है ग्रीन कलर से जो फील्ड अराइज हो रही है ना, वो तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस हो रही है, ये कौन सी है? बी आई, मतलब इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड को, और आई मतलब है इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है ये, ठीक है भाई? अब ध्यान दो मेरी बात पे, जो समझा रहा हूं वो समझो। ये तो इंड्यूस है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है जो अपन दे रहे हैं ना। अपन देखो एनएमआर जब मैंने स्टार्टिंग में करवाया था, तब क्या किया था कि भाई एक स्टेट में एनर्जी लेवल में होते हैं, फिर अपन बी नोट अप्लाई करते हैं, तो वो स्प्लिट हो जाते हैं दो पार्ट में, एक अल्फा स्टेट में, एक बीटा स्टेट में। यही बातें तो मैंने बताई थी, यही बताया था ना। तो देखो बी नोट तो अपन दे रहे हैं, ठीक है? ये बी इंड्यूस जो ये मॉलिक्यूल खुद के अंदर अराइज हो रही है, बी इंड्यूस जो इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से अराइज हो रही है, ठीक है ना? अब देखो जितना ज्यादा ये गैप होगा ना तुम्हारा, जितना ज्यादा गैप होगा ना, उतनी तुम्हारी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है ना? मतलब कि ये दोनों बी इफेक्टिव लिख रहा हूं इसको। अब जितना ज्यादा बी इफेक्टिव बढ़ेगा ना, उतनी ज्यादा तुम्हारी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बढ़ेगी भाई, ठीक है? अब देखो ये चीज मैंने बताई, अब ध्यान देना, अच्छे से समझा रहा हूं मैं चीज को। क्या कह रहा हूं कि देखो हमेशा याद रखना एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट। पहली बात, सिस्टम कैसा लिया है मैंने? एरोमेटिक सिस्टम लिया, अभी एरोमेटिक सिस्टम लिया है, ठीक है? उसके अंदर जो भार वाले प्रोटॉन है ना, भार वाले जो हाइड्रोजन है ना, दिख रहे हैं ये भार वाले हाइड्रोजन है ना, ठीक है? ये हाईली क्या हो जाते हैं? डीसिल्डेड। अरे डीसिल्डेड जोन मतलब ये जो सारे के सारे हैं डीसिल्डेड जोन के अंदर आते हैं, ठीक है? देखो ध्यान देना, ये बी आई है, ये ऊपर वाली डायरेक्शन में लग रही है ना, ठीक है? बी आई के ऊपर वाली डायरेक्शन में लग रही है, ऊपर ऐसे, ठीक है? और बी नोट भी ऊपर वाली लग रही है, मतलब कि बी नोट ऊपर लग रहा है और बी आई भी ऊपर लग रहा है। जब दोनों की दोनों अपनी फील्ड है ना सेम डायरेक्शन में लग रही हो ना, तो प्रोटॉन किस में चला जाता है? डीसिल्डिंग जोन में चला जाता है भाई। और डीसिल्डिंग जोन या पैरामैग्नेटिक जोन कहता है भाई इसे। इसकी वजह से क्या होती है? डेल्टा पीपीएम की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। अरे यही तो मैंने बताया, देखो डेल्टा पीपीएम की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, और ये क्रिएट होता है आउटसाइड, अरे बाहर वाले प्रोटॉन के अंदर क्रिएट होता है ये कौन सा? डीसिल्डिंग जोन। और ये जो बी इफेक्टिव है ना, बी इफेक्टिव क्या हो गया? बढ़ गया। मतलब देखो बी नोट ऊपर डायरेक्शन में लग रहा था, ठीक है? ये देखो अपर डायरेक्शन में लग रहा है, और बी नोट ऊपर वाली में और बी आई भी ऊपर वाली डायरेक्शन में, तो दोनों आपस में ऐड कर दिए, तो बी इफेक्टिव तुम्हारा बढ़ गया ना। तो ये देखो ये जो बी इफेक्टिव बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से डेल्टा पीपीएम की वैल्यू भी तो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो अल्फा और बीटा तुम्हारी दो स्टेट बनती हैं, जो मैंने कहा था अल्फा बीटा स्टेट बनती हैं, ठीक है ना? उनके बीच में ज्यादा गैप आ गया, ज्यादा गैप आने की वजह से उसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू इंक्रीज हो जाती है भाई, याद रखना इस चीज को, ठीक है? आगे चलूं मैं, ये चीज समझ में आई?
कि बाहर वाले जो प्रोटॉन रहेंगे ना, देखो क्वेश्चन सोल्व कर, मैं तुम्हें क्वेश्चन कंसेप्चुअल अप्रोच बता रहा हूं। अब यहां मैं दुनिया भर की और भी बातें बता सकता हूं, लेकिन कंसेप्ट तुम्हें क्या याद रखना है कि जो बाहर वाले प्रोटॉन है ना, बाहर वाले प्रोटॉन किस में चले जाते हैं, डीशील्डिंग में जोन में चले जाते हैं, और डीशील्डिंग की वजह से क्या हो जाती है, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। कहां क्रिएट होता है, आउटसाइड, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू इंक्रीज, क्यों, बी इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है भाई, ठीक है। दूसरी बात, अब देखो अंदर जो प्रोटॉन रहते हैं ना, अंदर इसमें कोई प्रोटॉन नहीं है, लेकिन अंदर क्या क्रिएट होती है, अंदर क्रिएट होती है शील्डिंग जोन। क्या क्रिएट होता है भाई, शील्डिंग जोन क्रिएट होता है अंदर, ठीक है। शील्डिंग जोन, ये डाईमैग्नेटिक जोन भी बोलते हैं, उसकी वजह से क्या होगी भाई, डेल्टा पीपीएम की वैल्यू डिक्रीज, अरे यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज, कहां क्रिएट होगा, क्रिएटेड इनसाइड, और बी इफेक्टिव, देखो ध्यान दो मेरी बात पे, बी नॉट, बी नॉट है भाई तुम्हारा, बी नॉट चुपचाप ऊपर लग रहा है, ऊपर वाली डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन तुम्हारा बी आई इंड्यूस, इंड्यूस इन केस ऑफ शील्डिंग, मतलब अंदर, अंदर जब जा रहा है, देखो ये नीचे की साइड में लग रहा है, बी आई यहां देखो, बी आई नीचे वाली डायरेक्शन में लग रहा है भाई, नीचे वाली डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो बी इंड्यूस है तुम्हारा वो लोअर वाली डायरेक्शन, मतलब नीचे वाली डायरेक्शन में लग रहा है, तो एक ऊपर वाली डायरेक्शन में एक नीचे, तो आपस में दोनों में कैंसिल आउट, तो बी इफेक्टिव क्या हो जाएगा भाई, तुम्हारा बी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा ना, समझ रहे हो क्या, डिक्रीज हो जाएगा ना बी इफेक्टिव, उसकी वजह से तुम्हारी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, अरे केमिकल शिफ्ट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है बी इफेक्टिव डिक्रीज होने की वजह से, समझ रहे हो क्या मेरी बात को, ये चीज गई क्या, कंसेप्चुअल अप्रोच की भाई दो बात याद रख लेना, बाहर वाले प्रोटॉन डीशील्डिंग जोन में जाएंगे और अंदर वाले प्रोटॉन शील्डिंग जोन में जाएंगे, ठीक है, ये बात समझ गए। आगे चलूं मैं, ये सिंपल सीधा फर्स्ट एग्जांपल लिया भाई, ये फर्स्ट एग्जांपल ले लिया अपन ने, किसका, एरोमेटिक बेंजीन को एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ठीक है। इसीलिए जो इसकी एल्कीन की अपने रेंज आती है कुछ 5 से 7 के बीच में, 5 से कम आनी चाहिए थी, लेकिन एरोमेटिक की ये इस सिस्टम की वजह से इसकी अपने डेल्टा पीपीएम की वैल्यू देखिए, हाइड्रोजन की जो वैल्यू आती है ना वो 7 से 8 के बीच में आती है ना कुछ, डेल्टा पीपीएम की वैल्यू 7 से 8, मतलब ज्यादा इसीलिए आती है, क्यों आती है, कोई पूछे कि बेंजीन में डेल्टा पीपीएम केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज्यादा क्यों आती है भाई, सीधा आंसर एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट की वजह से, जो बाहर वाले प्रोटॉन होते हैं डीशील्डिंग जोन के अंदर चले जाते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा, चेक करना है कि सिस्टम एरोमेटिक है या नहीं, तो देखो एरोमेटिक है या नहीं ये चेक कर लेना जी, ठीक है। अब देखो 18 एंड जो होता है ना, नोट करो, इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं भाई, अक्कल रूल फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, अरे जी हाँ अक्कल रूल फॉलो कर रहा है, मैंने एरोमेटिसिटी की पहले वीडियो डाल दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक भी डाल दूंगा। ये सिस्टम कैसा भाई, 18 इलेक्ट्रॉन जिसमें भी होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन, वो सिस्टम कैसा होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, तो ये सिस्टम कैसा होगा, एरोमेटिक। अब ध्यान देना जो चीज समझानी थी इसमें, देखो क्या कह रहा हूं, इसके अंदर वाले हाइड्रोजन बना देते हैं पहले, हाइड्रोजन देखो मिस्टर इंडिया तुम्हें दिखाएगा नहीं, हाइड्रोजन मिस्टर इंडिया बन के बैठे हैं, ठीक है भाई, ध्यान देना भाई मेरी बातों पे जो मैं समझा रहा हूं, हाइड्रोजन लिख देता हूं भाई बस 1 मिनट, ठीक है। ये देखो ध्यान से भाई, ये 6 हाइड्रोजन है अंदर 6 हाइड्रोजन और बाहर भी तो हाइड्रोजन होंगे, अरे ये सारे के सारे बैठे हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है भाई, ये मिस्टर इंडिया बन के बैठे हैं, इसीलिए तुम्हें दिखाई नहीं देंगे, याद रखना है जी, ठीक है सर। अब ध्यान दो इन बातों पे, हाइड्रोजन लिख दिया भाई जी हाँ मैंने। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान देना मेरी बात पे, मैंने क्या कहा था, क्या चेक करना, जो बाहर वाले प्रोटॉन होते हैं ना, बाहर वाले प्रोटॉन क्या हो जाएंगे, डीशील्डेड होते हैं। अब जैसे कि इसमें बाहर ये प्रोटॉन है, तुमसे क्या पूछ लिया, ये Ha लिख दिया, और इसकी क्या पूछ लिया, केमिकल शिफ्ट वैल्यू पूछ लिया, ठीक है। तो हमेशा याद रखनी इसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू किस, ये क्या होता है डीशील्डिंग, इसका क्या होता है डीशील्डिंग, जो आउटसाइड वाले होते हैं वो क्या, उनका क्या होता है डीशील्डिंग होता है, ठीक है। डीशील्डिंग की वजह से इनकी डेल्टा पीपीएम वैल्यू क्या आएगी, मोर आएगी, ज्यादा आएगी, और इसीलिए इनकी जो डेल्टा पीपीएम वैल्यू आती है वो आती है कुछ 9.3 के अप्रोक्स, ठीक है, 9.3 पीपीएम के अप्रोक्स आती है भाई जी हाँ इनकी डेल्टा पीपीएम वैल्यू।
और ये एनाइसोट्रोपिक, और अंदर वाले जो तुम्हें ये प्रोटॉन दिख रहे हैं ना, ये वाले ये प्रोटॉन जो दिख रहे हैं ना, इनका क्या हो गया भाई, ध्यान देना, अंदर वाले प्रोटॉन क्या हो जाता है, क्या सील्डिंग जोन में आते हैं वो। अभी मैंने समझा दी ये बात, यहाँ पे मैं क्वेश्चन सोल्व अप्रोच करना सिखा रहा हूं तुम्हें कैसे देगा। अरे ऐसे क्वेश्चन पूछ चुका वो एग्जाम में, ठीक है। इनका क्या होगा भाई, सील्डिंग जोन में जा रहा है तो इनकी डेल्टा पीपीएम वैल्यू क्या आएगी, बहुत कम आती है भाई, बहुत ज्यादा सील्ड, इनको बहुत तगड़ी सील्ड मिल जाती है, यहां तक कि इनकी -2 पीपीएम की अप्रोक्स वैल्यू आती है। मतलब कि टीएमएस की जो जीरो आती है, इतना सील्डेड होता है, उससे भी ज्यादा सील्डेड प्रोटॉन है ये। अरे टीएमएस वाले से भी ज्यादा सील्डेड प्रोटॉन है, ठीक है। तो याद रखना है, बाहर वाले प्रोटॉन का क्या होता है, डीसील्डिंग, और अंदर वालों की क्या होती है, सील्डिंग। सील्डिंग की वजह से इनकी डेल्टा पीपीएम वैल्यू, केमिकल शिफ्ट वैल्यू कम आती है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट एग्जांपल कर रहे हैं जी। तो देखो भाई, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ध्यान देना, नेक्स्ट एग्जांपल। अब देखो मैंने बनाई है 16 एनोलिन। अरे सबसे पहले मैंने क्या कहा था, क्या चेक करना, सिस्टम एरोमेटिक है या नहीं। ध्यान दो इस चीज पे, कैसा है ये सिस्टम, अरे एंटी एरोमेटिक है। कैसा एंटी एरोमेटिक है, जी हाँ। सिस्टम कैसे एंटी एरोमेटिक है, क्यों, 16 पाई इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 16 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हक्कल रूल फॉलो नहीं कर रहा है, सिस्टम कैसा एंटी एरोमेटिक हो गया। और एंटी एरोमेटिक के लिए भाई क्या बोला मैंने, ध्यान देना, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। मतलब कि जो बाहर जो प्रोटॉन है ना, ये वाला प्रोटॉन, जो बाहर जो प्रोटॉन होगा ना, वो क्या हो जाएगा, सील्डेड। कैसा हो जाएगा, सील्डेड हो जाएगा भाई। इसलिए जो इसकी डेल्टा पीपीएम वैल्यू होती है वो डिक्रीज हो जाती है। देखो उसमें तो 18 वाले में तो कितनी आई, 10, लेकिन इसमें तो 5 पीपीएम के अप्रोक्स आती है वैल्यू, ठीक है। समझ रहे हो क्या का, सिस्टम जब एंटी एरोमेटिक होता है भाई, सब चेंज, उल्टा उल्टा हो जाएगा सब। और अंदर वाले जो तुम्हें ये प्रोटॉन दिख रहे हैं, ये क्या हो जाएंगे भाई, डीशील्डेड, ठीक है। अब डीशील्डेड हो गए तो इनकी डेल्टा पीपीएम वैल्यू क्या आएगी भाई, इनकी बढ़ जाएगी, इनकी आते हैं कुछ 9 पीपीएम के अप्रोक्स। तो यही चीज कंसेप्ट मेरे को यही समझाना, यही कंसेप्ट समझा रहा था कि एंटो एरोमेटिक सिस्टम हो तो बाहर वाले जो प्रोटॉन रहेंगे वो किस में चले जाएंगे भाई, सील्डिंग जोन में, ठीक है। सील्डिंग जोन में चले जाएंगे, उनकी वजह से क्या हो जाएगी, उनकी डेल्टा पीपीएम वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। समझ गए, नेक्स्ट एग्जांपल पे चले, चलो ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, अब इस एग्जांपल पे ध्यान दो, फोर्थ एग्जांपल। अरे जी हाँ, कौन सा फोर्थ एग्जांपल है ना भाई, देख लेना, ठीक है। एग्जांपल पे ध्यान दो, ऐसा कुछ कंपाउंड दे दिया भाई अब तुम्हें, ठीक है। ये देखो ऐसे कंपाउंड है ना, इनमें मैंने तुम्हें ये सारी चीजें की भाई, आरएस कॉन्फ़िगरेशन वगैरह निकालने, ये सब कुछ सिखा दिया है। मैं स्टीरियो के अंदर ये सारे कंपाउंड बता चुका हूं पहले, ठीक है ना। एनसा कंपाउंड वगैरह सबके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, ठीक है ना। उसमें तुम स्टीरियो पे भी मेरे अनअकैडमी पे लेक्चर है वो देख सकते हो, ठीक है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है वो भी, ठीक है। अब देखो ध्यान दो इस पे, इसके अंदर तुमसे जो ये प्रोटॉन दिख रहे हैं ना, ये प्रोटॉन हो गया, चलो इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल दिया, इन प्रोटॉन को सी, और ये हो गया अपना डी, ठीक है। अब देखो इनसे पूछ लिया भाई इनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बताओ, क्या बताओ भाई, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू। तो देखो ध्यान रखना कैसे चलता है भाई, ये तुम्हारी ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है ना भाई, इधर वाली नहीं बना रहा हूं, एक से ही समझ लो, ठीक है। और इसके अंदर ऐसे फ्लो होती है, ठीक है। ये डायरेक्शन होती है तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, यहां वाले जो ये वाला रहेगा ना, जो ये ए वाला रहेगा ना, वो सबसे ज्यादा क्या रहेगा, डीसिल्डेड रहेगा। तो इसलिए जो इसकी सबसे ज्यादा डेल्टा पीपीएम वैल्यू है ना, सबसे ज्यादा आएगी, ठीक है ना। इसकी आएगी तुम्हारी 2.6 के अप्रोक्स, ठीक है। 2.6 पीपीएम के अप्रोक्स वैल्यू आएगी। मतलब जो सबसे पास रहेगा ना, वो सबसे ज्यादा क्या होगा, डीसिल्डेड होगा। तो इसलिए 2.6 इसकी, ठीक है। अगर इन प्रोटॉन की पूछे तुमसे तो इसकी क्या आएगी भी, थोड़ी कम मतलब कि 1.6 पीपीएम, ठीक है ना। तुमसे कंसेप्चुअल बात पूछेगा, इसकी कितनी आएगी भाई, थोड़ी और कम, 0.6 पीपीएम, ठीक है भाई। इसकी कितनी आएगी इस वाले प्रोटॉन की, तो थोड़ी और कम, ठीक है। डेल्टा पीपीएम वैल्यू भाई 0.2 पीपीएम के अप्रोक्स आएगी, ठीक है।
तो देखो यहाँ पे कम क्यों आ रही है, क्योंकि देखो शील्डिंग यहाँ पे कैसे जोन में आ रहा है, शील्डिंग जोन में आ गया, ठीक है ना। अपनी डायरेक्शन क्या थी मैग्नेटिक फील्ड की, भाई ये थी बी नॉट, ये था, लेकिन यहाँ पे देखो शील्डिंग जोन में आ गया ये वाला प्रोटॉन, ठीक है। देखो कैंसिल आउट, ये ऊपर ये नीचे कैंसिल आउट कर रहे हैं आपस में, तो इसलिए इसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू सबसे कम होगी और इस ऑर्डर में आएगा सब कुछ, ठीक है। समझ रहे हो, इस टाइप से अप्रोच लानी इन क्वेश्चंस की, ठीक है ना। इन क्वेश्चन की इस तरीके से अप्रोच लानी है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ भाई, कोई भी दिक्कत है कमेंट मार देना, मैं तुम्हें क्वेश्चन की अप्रोच सिखा रहा हूँ भाई, तुम्हें सोल्व कैसे करना है, ठीक है। ध्यान देना नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। तो देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन है, एसिटाइलिन। ये देखो नेक्स्ट एग्जांपल, तुमसे इसमें ये पूछता है भाई इसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू, जो इन हाइड्रोजन की केमिकल शिफ्ट वैल्यू कम क्यों आती है, इसकी रेंज अपन 2 से 3 क्यों लिख के आते हैं, 2 से 3 ppm क्यों लिखते हैं भाई, ठीक है। देखो ये स्ट्रक्चर है ना, ऐसा कुछ पाया जाता है, ठीक है ना, जो अपन एनएमआर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह से पढ़ते हैं। मैं डिटेल में जाके बोलूंगा नहीं, वैसे ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंटल किया तब पता चला कि ये भाई इस फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। ध्यान देना मैं क्या करूं, मेन चीज क्या बात क्या बतानी वो ध्यान रखो कि इसमें होता क्या है, जो ये हाइड्रोजन है ना, ये भाई तुम्हारे ध्यान दो, यही तो बनाते आ रहे हैं अभी तक बार बार अपन, मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन बता दी अपन ने, ठीक है, यही है ना भाई, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ये हाइड्रोजन है ना, देखो ये अपन ने खुद ने लगाई बी नोट, और ये देखो जो ये है ना, ये ऊपर वाली डायरेक्शन में और ये नीचे वाली में, देखो ये तो बी नोट अपन ने लगाई है भाई, और ये देखो नीचे वाली नीचे आ रही है जो अपनी इंड्यूस है, ये क्या है भाई, बी इंड्यूस। अब ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, ठीक है ना। उसकी वजह से तुम्हारा जो बी इफेक्टिव रहेगा ना, बी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, इसकी वजह से बी इफेक्टिव डिक्रीज हो जाएगा भाई। बी इफेक्टिव डिक्रीज होने की वजह से जो डेल्टा एच की हो ना, हाइड्रोजन की केमिकल शिफ्ट वैल्यू क्या होगी, डेल्टा पीपीएम डिक्रीज हो जाती है भाई, ठीक है ना। अब देखो ये होता तो sp है, sp हाइब्रिडाइज होता है, sp वाला s कैरेक्टर जितना ज्यादा होता है उतनी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, यही तो बोलते हैं। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो है ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है ज्यादा किससे, एल्कीन वाले सिस्टम से तुम्हारे से, लेकिन फिर भी इसके अंदर हाइड्रोजन की डेल्टा पीपीएम इसलिए डिक्रीज आती है ड्यू टू एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट, बी इफेक्टिव डिक्रीजेस, ठीक है। उसकी वजह से केमिकल शिफ्ट भी क्या हो जाती है भाई, अरे डिक्रीज हो जाती है, शील्डिंग जोन में चला गए, अरे शील्डिंग हो गया, क्या हो गया भाई, शील्डिंग हो गई इसकी, समझ रहे हो। इसीलिए एल्कीन से भी कम आती है इसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू, ठीक है, समझ रहे हो। एसिटाइलिन में कम क्यों आती है, समझ रहे हैं कंसेप्चुअल बात, ठीक है ना। अब देखो एग्जांपल तुम कितने भी सोल्व कर सकते हो, कोई भी सोल्व करो एग्जांपल, ठीक है ना, दमादम सोल्व होंगे, ठीक है, ठीक है ना। और प्लीज शेयर माय वीडियो, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और है ना देखो अब अपन है ना अपने नेक्स्ट लेक्चर में अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और कल मैं लाइव क्लास लूंगा भी अनअकैडमी पे सुबह 9 बजे, ठीक है, 9 बजे क्लास लेंगे कल 9 बजे, या फिर थोड़ा एक बार मेरा पेज चेक कर लेना, उस पर डाल दूंगा मैं, ठीक है ना। उस पर अपन मैग्नेटिक नेचर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक नेचर के बारे में, ठीक है ना। तो ये चीजें देख लो अभी तक, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। You like my video, didn't you? Click on subscribe button for more videos.